हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी अव्ययी भाव समास के बारे में और वही अभी अपना चल रहा है। कल जो मैं लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको सह अव्ययी। वैसे जो अपने पास में इंपॉर्टेंट रीड के बेस पे जो इंपॉर्टेंट उदाहरण वो करवा दिया, एक और है उसमें सूत्र नदी विषय, लेकिन दो सह अव्ययी के हैं वो मैं करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, कल एक छोटी सी गलती हुई थी, उस गलती के लिए अवगत करवाना चाहता हूँ। कल वाले वीडियो में जो पहले वाला वीडियो था उसमें कोई ज्यादा वो इतनी विशेष गलती नहीं थी, केवल छोटी सी गलती थी। उदाहरण लिखा था मैंने यथाशक्तिम, उदाहरण लिखा था मैंने यथाशक्तिम, वो यथाशक्तिम नहीं होगा, वो क्या होगा यथाशक्ति होगा। शक्ति में यथाशक्ति में लिखा गया क्योंकि अपने पास में शक्ति शब्द वो विकारांत है, यथाशक्ति शब्द बनेगा, यथाशक्ति में नहीं बनेगा। वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, उसके लिए माफी चाहूंगा। वो शब्द क्या होगा यथाशक्ति होगा। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, वो शब्द क्या है यथाशक्ति है। चलो मित्रों, अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्या था वो चर्चा करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सह अव्ययी, क्या बताया था आपको सह अव्ययी। देखो सह अव्ययी वैसे तो आपको सह अव्ययी है वो 3-4 उदाहरण लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा आपके बेस के लिए जो उदाहरण बनते हैं वो बता देता हूं मैं। आपके लिए जो रीड का बेस है उसके लिए जो उदाहरण बन सकते हैं वो है, वो सह अव्ययी में दो तरह के उदाहरण बन सकते हैं। एक तो सह अव्ययी वो क्या है सादृश्य अर्थ में, कौन से अर्थ में सादृश्य अर्थ में, और दूसरा जो सह अव्ययी है वो कौन से अर्थ में है संपत्ति अर्थ में। कौन से अर्थ में है संपत्ति अर्थ में। यानी जो सह अव्ययी है वो दो जगह काम आएगा, एक तो सादृश्य अर्थ में काम आएगा और एक किस काम में आएगा, एक संपत्ति अर्थ में काम आएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या है इसमें। देखो वापस एक बार बता देता हूं। सादृश्य वो क्या लगेगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा तब सादृश्य लगता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में यदि सह अव्ययी आ रहा है तो वहां पे अपने को करना क्या है सादृश्य शब्द लिखना है। और यदि किसी वर्ण, यानी वर्ण, ये वर्ण कौन से हैं जो अपने पास में जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जो वर्ण होते हैं वो ये वर्ण वो अपने पास में नहीं, जो 63-64 पढ़े थे वो वर्ण नहीं है। ये कौन से हैं अपने पास में, जो अपने पास में व्यवस्था की थी वर्ण की, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जो 4 वर्ण बताए गए थे वो 4 वर्ण। यानी किसी जैसे ब्राह्मण के साथ में आ गया या जैसे वैश्य के साथ में आ गया तो वहां पे सह अव्ययी आ रहा है तो वो तो किस अर्थ में हो गया संपत्ति अर्थ में हो गया। और किसी व्यक्ति विशेष नाम के साथ में सह अव्ययी आ रहा है तो वो क्या हो गया अपने पास में, वो गया अपने पास में सादृश्य अर्थ में। देखो अब आगे चलते हैं अपने पास में। जैसे अपने पास में शब्द आ गया सह हरि, शब्द क्या आ गया सह हरि, या शब्द आ गया अपने पास में सह रामम, सह रामम, या शब्द आ गया अपने पास में सह लतम। यानी ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम आ रहे हैं, सह रामम हो गया, सह हरि हो गया, सह लतम हो गया, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं तब अपने को करना क्या है वहां पे। यानी अब जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या करना अपने को, जो हरि शब्द है उस हरि शब्द को अपने को करना क्या है षष्ठी विभक्ति करनी। क्या करना है षष्ठी विभक्ति करनी है। हरि शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति कर दी, हरे ही बन गया। और इसके बाद में अपने पास में जो शब्द क्या बन गया, ये तो बन गया अपने पास में हरे ही, रेड मार्कर में नहीं दिखाई दे रहा आपको, हरे ही। आगे क्या जोड़ देंगे इसमें सादृश्यम, हरे ही सादृश्यम। आगे पास यदि अपने पास में ऐसा शब्द दिया हुआ आ गया सह हरि, तो ये तो सभी कर देंगे, इसके अंदर समास कौन सा है सभी कर देंगे समास, तो अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा हरे ही सादृश्यम। मैंने आप लोगों को जब समास पढ़ाया था उससे पहले मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि आप लोगों को शब्द रूप याद करने हैं, और शब्द रूप आप लोगों ने कर लिए भी होंगे क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताया था, लेकिन आप लोगों ने वो बताया नहीं मेरे को कि याद हुए या नहीं। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 4 शब्द रूप याद दिए थे, राम का दिया था, हरि का दिया था, लता का दिया था और नदी का दिया था। इसी तरीके से आप 2-3 शब्द रूप और उसी तरीके से याद कर सकते हो। बताया था, तरीका भी बताया था आप लोगों को पहले वाले वीडियो में, आज वो नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने को शब्द रूप तो याद होने ही होने चाहिए। अब आगे जो शब्द है वो कौन सा है राम है, तो राम का जब हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा रामस्य, क्या हो जाएगा रामस्य। आगे क्या बन जाएगा इसमें सादृश्यम, क्या बन जाएगा सादृश्यम, यानी रामस्य सादृश्यम हो जाएगा। इसी तरीके से लता शब्द है षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा लतायः सादृश्यम, लतायः सादृश्यम।
यानी कहने का तात्पर्य ये है अपने पास में, यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसके साथ में यदि स अव्यय आ रहा है तो अपने को करना क्या है वहां पे, यदि उसके साथ में स अव्यय आ रहा है तो अपने को षष्ठी विभक्ति करनी है और आगे लिखना क्या है उसमें सादृश्यम शब्द लिखना है। इसके बाद में आगे चलते अपने पास में संपत्ति अर्थ में। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि संपत्ति अर्थ है तो संपत्ति अर्थ में यानी जो वर्णवाची शब्द है उनके साथ में होगा। जैसे अपने पास में शब्द आ गया सविप्रम, सविप्रम। अब देखो यहाँ पे विप्र शब्द वो व्यक्ति विशेष से नाम नहीं है, वो क्या है एक वर्ण है, यानी सविप्रम बोल दो या सब्राह्मण बोल दो, क्योंकि ब्राह्मण का एक दूसरा नाम क्या होता है विप्र होता है या सब्राह्मण। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा विप्राणाम, विप्राणाम संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति। इसी तरीके से आ सकता है सवैश्यम, सवैश्यम तो क्या हो जाएगा वैश्यानाम संपत्ति, वैश्यानाम संपत्ति। तो कहने का तात्पर्य ये है अपने पास में, यदि अपने पास में वर्णवाची शब्द के साथ में यदि स अव्यय आ रहा है तो अपने क्या करना है संपत्ति करना है, और यदि अपने पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में यदि स अव्यय आ रहा है तो अपने क्या करना है सादृश्यम। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने मेरी तरफ से भरसक कोशिश की आपको समझाने के लिए और इजी से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो दोस्तों, यानी अपने पास में अव्यय से संबंधित जो भी अव्ययभाव समास के रीट के बेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ करवा दिया। लगभग आपको अव्ययभाव समास के लिए भी 3-4 वीडियो देखने पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं, यदि आपने ये वीडियो देख लिए और थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया इसकी तरफ, तो आपका जो अव्ययभाव समास से आने वाला उदाहरण है वो आपका अव्यय से संबंधित वो आपका गलत नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट सूत्र और है, वो कौन सा है वो अभी आपके साथ में चर्चा करता हूं मैं। वो सूत्र अपने पास में नदी भिश्चर, क्या है वो सूत्र नदी भिश्चर, सूत्र अपने पास में नदी भिश्चर, नदी भिश्चर। देखो सूत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप ये जो उदाहरण है नदी भिश्चर सूत्र ये क्या कहता है अपने आप, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे गलती करते हैं और जो अपवाद संबंधी जो होती है वो चीजें सबसे पहले ज्यादा आने के चांस रहते हैं। तो नदी भिश्चर सूत्र क्या कहता है अपने पास में, यदि संख्यावाची शब्द हो आपके पास में क्या हो संख्यावाची शब्द हो और संख्यावाची शब्द के साथ में क्या हो नदीवाचक शब्द हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई नदी का नाम है या नदीवाचक शब्द है उसके साथ में क्या हो संख्या दी हो। क्योंकि अपने पास में मैंने बताया था वो जो समास बताया था संख्या पूर्व द्विगु, यानी द्विगु समास है उसमें पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है। अब संख्यावाची तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन वहां संख्या के साथ में क्या दिया हुआ आएगा कोई नदी का नाम दिया हुआ आएगा या कोई नदीवाचक शब्द आएगा, तो अपने को करना क्या वहां पे अव्ययभाव समास करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। यदि संख्यावाची शब्द के साथ में यदि नदीवाचक शब्द आता है तो वहां पे अव्ययभाव समास होता है। आगे बात समझ में, यदि संख्यावाची शब्द के साथ में नदीवाचक शब्द आता है तो देखो विग्रह होगा वो द्विगु समास की तरह ही होगा, विग्रह होगा वो क्या होगा द्विगु समास की तरह ही होगा। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, यदि ये ध्यान इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे हम गलती करते हैं, अपने को पहला शब्द संख्यावाची मिला हम भाग करके जाते हैं द्विगु समास पे, क्योंकि अपना जो पहला ऑप्शन होता है वो द्विगु ही होता है ये, और हम वहां पे गलती कर देते हैं। तो अब गलती नहीं करना आपको, यदि नदीवाचक शब्द के साथ में संख्या देख ली उसके आगे देखो शब्द क्या है, वहां पे यदि नदी का नाम या नदीवाचक शब्द है तो वहां पे अपने को करना क्या है, वहां पे अपने को अव्ययभाव समास करना, विग्रह वैसे ही होगा। जैसे अपने पास में शब्द आ गया द्वियमुनम, शब्द क्या आ गया द्वियमुनम। देखो यहाँ पे द्वियमुनम है, द्वि शब्द वो तो क्या है संख्यावाची है, लेकिन आगे क्या है यमुना शब्द है, और यमुना अपने आप में क्या है एक नदी है। तो ऐसे जो उदाहरण वो क्या बनेंगे, देखो अब अपने को करना क्या है, जो द्वि शब्द और यमुना शब्द है इनको क्या करना है षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। किसमें करना है षष्ठी विभक्ति में। कौन से वचन का बोध हो रहा है द्वि, यानी दो का बोध हो रहा है तो द्विवचन ही करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा द्वयोः, क्या हो जाएगा द्वयोः यमुनयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति। तो यानी इनका दिया हुआ तो यही आएगा अपने पास में, जो विग्रह दिया हुआ आएगा तो वो यही दिया होगा द्वयोः यमुनयोः समाहारः। यानी किसी तरीके से जाना सकता है, साथ में ये दिया हुआ सकता है कि प्रस्तुत विग्रह में समास कौन सा है, तो वहां पे आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि ऐसे जो विग्रह किए हुए मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, ऐसे विग्रह करे हैं वो आपको मिलेंगे द्विगु समास में, तो वहां पे गलती नहीं करना। यदि अपने पास में संख्यावाची शब्द है और साथ में क्या है नदीवाचक शब्द है तो वहां पे करना क्या अपने को अव्ययभाव समास। विग्रह चलो वैसे ही होता है जैसे हम द्विगु में पढ़ेंगे आगे,
इसी तरीके से अपने पास में और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे उदाहरण अपने पास में पंचगंगम, पंचगंगम, तो क्या बनेगा पंचानाम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, पंचानाम गंगा नाम समाहार है। यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में कि यदि नदीवाचक शब्द है, नदीवाचक शब्द के साथ में यदि संख्यावाचक शब्द है तो वहां पे क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, गलती नहीं करना है। तो आशा करता हूं आपको कि जो अव्ययीभाव समास का जो चैप्टर था वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने मेरी तरफ से भरसक कोशिश की है आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप अच्छी तरीके से देख करके समझें, फिर यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो वापस आप कमेंट में लिख करके पूछें, क्योंकि ये मेरा विश्वास है इतना कि अब जो मैंने अव्ययीभाव समास करवा दिया है आप लोगों को, उसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है यदि अव्ययीभाव समास का प्रश्न आता है तो। लेकिन आप उसको एक बार सही तरीके से लेकर के अध्ययन करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपके मन में ये होगा कि हाँ हमें रीड में सिलेक्शन कराना है, हमें 30 में से 30 नंबर लेकर के आने हैं संस्कृत में। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो ये था अपने अव्ययीभाव समास, समझ में भी आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब चर्चा करते हैं हम द्विगु समास, सॉरी तत्पुरुष समास की। कौन से समास की करते हैं, तत्पुरुष समास की। कौन से समास की चर्चा करते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास है क्या, तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचाने, क्योंकि समास के कितने भेद बताए थे मैंने, समास के 5 भेद बताए थे, उसमें तत्पुरुष समास है। अब देखो कभी अपने पेपर में ये भी आ जाता है, ये भी पूछ लेते हैं तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा पद बताना वो मैं दिखा दूंगा आपको। तत्पुरुष समास है, परिभाषा क्या होगी इसका, पर पदार्थ है प्रधान है या पर पद प्रधान है, पर पदार्थ है प्रधान है या पर पद प्रधान है। यानी एक ही बात है, वो पदार्थ है, पद का अर्थ मान लो या वो पद मान लो, तो पर पदार्थ है प्रधान है या पर पद प्रधान है, यानी इसका दूसरा पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यानी इसका क्या होता है, पर पद प्रधान होता है। अब देखो अपने पास में जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के 2 भेद बनते हैं। देखो तत्पुरुष समास खुद अपने आप में क्या है, तत्पुरुष यानी यदि हम तत्पुरुष का ही विग्रह करें तो, यानी एक बार ये मान लेते हैं कि तत्पुरुष क्या है, तो तत्पुरुष का यदि हम विग्रह करें तो क्या हो सकता है, एक तो क्या तत्पुरुष का क्या विग्रह बन सकता है, एक विग्रह बन सकता है अपने पास में तस्य पुरुष है, तत्पुरुष का एक विग्रह क्या बन सकता है, तस्य पुरुष है, यानी उसका पुरुष। एक तो विग्रह क्या बन सकता है, तस्य पुरुष है, और एक जो दूसरा विग्रह बन सकता है वो क्या बनता है, स पुरुष है, यानी वह पुरुष। यानी 2 विग्रह बनते हैं अपने आप में तत्पुरुष समास की, एक तो बनता है तस्य पुरुष है और एक क्या बनता है, स पुरुष है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ये ऐसा कोई भी आपको आएगा नहीं। हाँ ये बात ध्यान में रखना, यदि आप एक बाई चांस किसी कारणवश क्वेश्चन आ जाए कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास होता है, तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास शब्द है उसमें तत्पुरुष समास ही होता है। देखो अब देखो यहाँ पे चलते हैं, देखो ये है अपने पास में तस्य और आगे क्या है, पुरुष है, यानी यहाँ पे तो अपने पास में कौन सी विभक्ति हो रही है, षष्ठी विभक्ति हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, प्रथमा विभक्ति, यानी दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्तियां हो रही है। इसमें देखो यहाँ पे प्रथमा है और आगे भी क्या है, प्रथमा, दोनों में समान विभक्ति हो रही है। तो यानी जो समान विभक्तियों वाले होते हैं उससे तो क्या कहते हैं, समानाधिकरण। क्या कहते हैं उसे, समानाधिकरण, समानाधिकरण। और जो अलग अलग विभक्तियां होती है उसको क्या कहते हैं, व्याधिकरण। क्या कहते हैं इसको, व्याधिकरण। तो यदि अपने पास में प्रश्न आ जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने बताओगे आप, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और एक क्या होता है, व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है दोनों पदों में समान विभक्तियां, और व्याधिकरण का मतलब क्या होता है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां। देखो ये ही प्रश्न बन सकता है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता तत्पुरुष समास से। या तो परिभाषा से संबंधित बन सकता है कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, पर पदार्थ प्रधान या पर पद प्रधान, ये एक प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है आपको कि तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास जो तत्पुरुष नाम है उस पद के अंदर कौन सा समास है, तो उसमें तत्पुरुष समास है। तीसरा क्या बन सकता है, इसके भेद से संबंधित, कितने भेद होते हैं, 2। या फिर बन सकता है, मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न बताया था, उस प्रश्न के आधार पर प्रश्न बन सकता है। चलो
अब देखो, आप समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण में कौन कौन से आते हैं? व्याधिकरण के आपका आएगा नहीं, व्याधिकरण के 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण कितने होते हैं? 6 भेद। और समानाधिकरण में कितने होते हैं? 2 भेद। देखो बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा बता देता हूँ। व्याधिकरण का मतलब क्या हो गया? जो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष, वो होगी अपने पास में, वो क्या होगी? व्याधिकरण होगी। क्योंकि उसमें पहले पद में दूसरी विभक्ति द्वितीय होगी, तृतीय होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, लेकिन जो दूसरा पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और यहाँ पे जो समानाधिकरण के जो 2 भेद बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो बन सकता है अपने पास में क्रमधारी, और एक क्या बन सकता है अपने पास में? द्विगु। यानी कहने का तात्पर्य ये है अपने पास में कि यदि प्रश्न तत्पुरुष से पूछा तो 2 भेद हो गए, और नीचे वाले प्रश्न आते ही नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे है अपने पास में द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा है आगे? द्वितीय तत्पुरुष। देखो, द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष समास है, और द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए अपने सूत्र से पढ़ेंगे ताकि अपने बहुत ही इजी हो जाए, वो बहुत ही इजी हो जाए, क्योंकि ऐसे हम लोग गलती कर देते हैं। चलो, द्वितीय तत्पुरुष समास है उसको पढ़ते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष बहुत इजी है। देखो, आपको कुछ 5-6 शब्द है, वो 5-6 शब्द आपको याद करने हैं, वो उन्हें से बाहर है। आप भी बहुत ही कम से उदाहरण है, क्योंकि संस्कृत में सेम टू सेम उदाहरण लगभग उठ करके आते हैं। द्वितीय तत्पुरुष में क्या है? द्वितीय श्रिता, श्रिता, तीत, पतित, गता, गता, त्यस्त, गता, त्यस्त, प्राप्ता, पन्ने। द्वितीय श्राद्ध पतित गता त्यस्त प्राप्ता पन्ने, यानी ये कुछ शब्द है अपने पास में, उन शब्दों में ही होता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये शब्द है, यानी इनमें क्या होगा? कहने की तात्पर्य है कि अपने पास में जो पहला पद होगा, जो दूसरा पद होगा, वो दूसरा पद लगभग इन्हीं में से मिलेगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। कौन कौन से शब्द है अपने पास में? एक शब्द अपने पास में श्रित, एक शब्द क्या अपने पास में? अतीत, एक शब्द क्या अपने पास में? पतित, एक शब्द क्या अपने पास में? गत है, एक शब्द क्या अपने पास में? अत्यस्त है, एक क्या अपने पास में? प्राप्त है, और एक क्या शब्द अपने पास में? आपन्न है। यानी ये कुछ शब्द हैं, यदि ये शब्द मिलते हैं अपने पास में, दूसरा पद ये शब्द अपने आप में, तो वहां पे कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहने का तात्पर्य क्या होगा? ये तो अपने आप में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, लेकिन जो पहला पद होगा, ये दूसरा पद है, जो पहला पद होगा वो क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का होगा। जैसे अपने पास में उदाहरण देंगे, जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया, उदाहरण है अपने पास में जैसे कृष्ण श्रीत है। क्या उदाहरण है अपने पास में? जैसे कृष्ण श्रीत है। देखो, श्रीत शब्द आ गया ना, यानी अपने पास दूसरा पद क्या है? श्रित है। दूसरा शब्द क्या अपने पास में? श्रित है। तो यानी ऐसा जो शब्द है, तो अब अपने को विग्रह करेंगे इसका, तो विग्रह कैसे करेंगे ये तो पता चल जाएगा अपने पास को। यहाँ पे तत्पुरुष समास है, विग्रह करेंगे तो कृष्ण में अपने को द्वितीय विभक्ति बनानी है। द्वितीय विभक्ति क्या होगी? कृष्णम। क्या होगी? कृष्णम। आगे क्या हो जाएगा? श्रित है। क्या हो जाएगा? कृष्णम श्रित है। तो यानी अपने पास में यदि उदाहरण आ जाए कि कृष्णम श्रित में कौन सा समास है, तो आप आसानी से बता दोगे कि कृष्णम श्रित में कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। विग्रह कैसे बनेगा? कृष्णम श्रित है। इसी तरीके से अपने पास में जो दूसरा उदाहरण है वो क्या बन सकता है? दूसरा उदाहरण जैसे अतीत का है, तो हो गया अपने पास में दुखातीत है। दुखातीत है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप? दुखातीत में, तो दुख शब्द है, द्वितीय विभक्ति होगी दुखम। दुखम अतीत है। क्या हो जाएगा? दुखम अतीत है। यानी यदि अतीत शब्द मिल गया अपने पास में, तो क्या करना है अपने को? वहां पे द्वितीय विभक्ति करनी ही है। इसके बाद में क्या है अपने पास में? पतित। तो यानी पतित शब्द, देखो पतित शब्द ये पंचमी विभक्ति में मिलेगी, लेकिन वहां पे मैं आपको कंफर्म बाद में जो भी कंफ्यूज होगी वो उस समय बताऊंगा आपको। जैसे अपने पास में आ गया नरक पतित है। नरक पतित है, तो क्या बन जाएगा? नरकम पतित है। क्या बन जाएगा? नरकम पतित है। इसी तरीके से अपने पास में और भी है, जैसे उदाहरण आ गया गत, तो गत का क्या हो जाएगा? स्वर्गम गत है। स्वर्ग गत है, तो इसका क्या बन जाएगा अपने पास में? स्वर्गम
गतः। क्या बन जाएगा? स्वर्गम गतः। इसके बाद में आगे वाला शब्द क्या है अपने पास में? गत के बाद में क्या है? अत्यस्त है। तो अत्यस्त के लिए अपने पास में जैसे शब्द बन गया अपने पास में कूपात्यस्त है। कूपात्यस्त है। तो इसका क्या बन जाएगा? कूपात्यस्त का क्या बन जाएगा? कूपम। कूपम अत्यस्त है। क्या बन जाएगा? कूपम अत्यस्त। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि अनुस्वार के बाद में यदि स्वर है तो वहां पे अनुस्वार है वो मैं लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, उसका सुधार कर देता हूं मैं। दुखम अदित ऐसा करना, वहां पे अनुस्वार लिखना कूपम अत्यस्त, क्योंकि आगे क्या है अपने पास में? स्वर है। इसके बाद में क्या है अपने पास में? प्राप्त शब्द है। तो प्राप्त शब्द है उसके लिए हो गया अपने पास में जैसे सुखम, सुख प्राप्त है। क्या हो गया? सुख प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा? सुखम प्राप्त है। क्या हो जाएगा? सुखम प्राप्त है। इसके बाद में क्या है अपने पास में? आगे वाला जो शब्द है वो क्या है? वो है आपन। वो क्या है? आपन। आपन का है जैसे अपने पास में ज्ञानापन्न है। तो क्या हो जाएगा? विग्रह क्या होगा इसका? जो ज्ञानम आपन है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? ज्ञानम, ज्ञानम आपन्न। क्या करेंगे? ज्ञानम आपन्न है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यानी जो द्वितीय तत्पुरुष है, यानी यहाँ से जो उदाहरण आने के चांस सबसे ज्यादा वो क्या है? इन्हीं शब्दों से आने के चांस है। चांस क्या? लगभग 99% यही उदाहरण आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट, समझना चाहो समझ सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। इसी तरीके से हम छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से ही और भी समास पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि जो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से और ऐसा भी लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने मित्रों को भी इसका फायदा हो सके। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से सूत्रों के माध्यम से बहुत ही आसानी से, देखो मेरा विश्वास ये कहता है कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। जो भी आने वाला प्रश्न होगा वो यहीं से आने के चांस है, तो गलत नहीं होगा। आपके जो व्याकरण के 15 के 15 है वो 15 के 15 नंबर आपको प्राप्त हो, ऐसा ही टारगेट है। तो इसके लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निरंतर कठिन परिश्रम के साथ में सरल तरीके से अध्ययन करें ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।